ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी भारत को मिली तो भारत के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो और ताकत के साथ इकट्ठा होकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने लगे। लेकिन भारत तैयार है, भारत सतर्क है, भारत सक्षम है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, साथ ही बांग्लादेश के समय समय पर आते बयान है और तुर्की, अजरबैजान, कतर जैसे देशों से भारत को इस समय सावधान रहना होगा। ऐसा कोई चक्रव्यूह नहीं जिसको भारत तोड़ नहीं सकता अगर हम साजिशों से बाखबर रहें। घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है, प्रहार है। ये नया भारत है। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया। आपकी वायुसेना के सिर्फ 23 मिनट या काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को भारत ने दंड दिया तो आज की महाभारत छिड़ गई। फिर से सत्य और असत्य के बीच एक लड़ाई चल रही है। भारत से शत्रुभाव रखने वालों ने फिर से चक्रव्यूह रचा है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि इसे तोड़ने के लिए इस बार अभिमन्यु की वीरता से काम नहीं चलेगा। अर्जुन की तरह लक्ष्य साधना होगा और अंतिम लक्ष्य को भेदने तक दुश्मन की हर चाल को नाकाम करना होगा। आतंकवाद के आका के रूप में यदि पाकिस्तान ने कहीं से भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसी और बहन के सिंदूर पे आंच डालने की कोशिश की तो एक और करारा जवाब भारत की ओर से, देश की सेनाओं की ओर से वो मिल जाएगा। उसके लिए वो तैयार है। अभी आतंकवादियों के आतंक से आतंकित होने वाला भारत नहीं है। अभी आतंकवादियों को मुंह तोड़ और उनके घर में घुसकर मारने वाला ये भारत है। भारत अब किसी भी पवित्र स्थल, विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर पर हमला करने वालों को सहन नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की घटना घोर निंदनीय है। पाकिस्तान की हर साजिश को मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। चीन की चालाकियों की काट भी तैयार है। हमारे एक फ्रंट पर चाइना है और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान है, तो वो दो लड़ाई को हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तुर्की को भी करारा जवाब मिलेगा, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। अजरबैजान को भारत से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। सामने से चली जा रही हर चाल पर भारत की नजर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। छुपकर वार करने वालों की फितरत भी छुपी नहीं है। ये वक्त है पहचान का, जो साथ है उसकी भी, जो साथ नहीं है उसकी भी, जो खामोश है उसकी भी और जो दुश्मन को ताकत दे रहा है उसकी भी। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको।
और ये हम करके दिखाए हैं, भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। जो कूटनीति से मानेगा उसके लिए कूटनीति है, जो राजनीति से मानेगा उसके लिए राजनीति है। भारत की रणनीति में राष्ट्र नीति है, लिहाजा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष युद्ध नीति की भाषा समझेगा उसके लिए मजबूत युद्ध नीति भी तैयार है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये भारत ही है जिसने कुछ दिनों पहले दुनिया को संदेश दिया था कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत आज भी इसी पॉलिसी को मानता है, लेकिन जब बात देश के सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता की हो तो नीति जरा सी बदली है। जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं, और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सुरक्षा नीति को राष्ट्रहित में रणनीतिक रूप से बदला है और ये ऐलान है अब भारत का कि दुश्मन पर सिर्फ वार नहीं होगा बल्कि उसकी बची कुची जमीन को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाया जाएगा। भारत को पड़ोसी देशों की हर चाल और चुनौती का अंदाजा भी खूब है और भारत अब हर तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान के खोखले हौसले आसमान छू रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही उसने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ दी थी। भारत ने दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे तो पाकिस्तान ने भी यही किया। पाकिस्तान में बच्चों की स्कूल बस पर आतंकी हमला हुआ तो इल्जाम भारत पर मढ़ दिया, यानी साजिशों के जाल में वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका मुकाबला हिंदुस्तान से है। चलो मेरे तुम भी करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो नौबत युद्ध जैसी स्थिति की आ गई। 4 दिन की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो ताउम्र याद रखे। पाकिस्तान हार और जीत के नैरेटिव में दुनिया को उलझाने की कोशिश करने लगा तो भारत ने एक एक करके सबूत दिखाने शुरू किए तो पूरी दुनिया ने भारत की सच्चाई पर मोहर लगा दी। लेकिन पाकिस्तान के चेहरे पर साजिशों का जो नकाब चढ़ा हुआ है वो इतनी आसानी से कैसे उतर सकता है? जब कभी पाकिस्तान का एक षड्यंत्र नाकाम होता है वो दूसरा लेकर आ जाता है, लेकिन भारत उसको उसकी ही जुबान में जवाब भी दे रहा है। पाकिस्तान की साजिश नंबर 1। पाकिस्तान ने भारत में आतंकी भेजकर पहलगाम में हमला कराया जिसमें 27 निर्दोष लोगों की धर्म पूछकर जान ले ली गई। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 11 एयरबेस तबाह हो गए। तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान की साजिश नंबर 2। धर्म पूछकर हत्याएं कराकर भारत के सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाने की कोशिश की। जवाब में देश एकजुट हो गया, विपक्ष सरकार के साथ आ खड़ा हुआ। भारत सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से पीसी कराकर यह संदेश दिया कि भारत एक है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर
जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पाकिस्तान की साजिश नंबर 3। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू किया। अपनी हार को पाकिस्तान की आवाम के सामने और दुनिया के सामने जीत के तौर पर दिखाना शुरू किया। जवाब में भारत की तीनों सेनाओं के डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें दिखाकर दुनिया को बताया कि सच्चाई क्या है। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की साजिश नंबर 4। पाकिस्तान ने मंदिरों, गिरजाघरों और स्वर्ण मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जो भारत की संप्रभुता और धार्मिक भावनाओं पर हमला करने की साजिश का हिस्सा था। जवाब में भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ सैन्य और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए युद्ध के नियमों का पालन किया। ये 100% का खेल नहीं, ये 100% का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान की साजिश नंबर 5। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक स्कूल बस पर आत्मघाती हमलों में 3 बच्चों समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने इस आतंकी घटना का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश की। जवाब में एक सभ्य देश होने का सबूत देते हुए भारत ने इस घटना पर दुख जताया और साफ लफ्जों में कह दिया कि पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए भारत पर आरोप लगाता है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने लाने के लिए एक राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा, तो पाकिस्तान ने भारत की नकल करते हुए अपने देश से भी एक उसी तरह का प्रतिनिधिमंडल तैयार कर दिया। We are a peaceful country. We have given no reason for anyone to believe that we would ever be irresponsible, although there's a huge long saga of irresponsibility in nuclear matters as far as Pakistan is concerned. But obviously the world has an important role to play here, and we therefore wanted to speak to the world to say this is not just India's concern, this is a concern for the whole world. Both terrorism and this kind of irresponsible behavior is a concern for the whole world. हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से इसके बारे में बोलने। भारत के साथ हालिया संघर्ष में पाकिस्तान ने कई बार भारत की नकल की है। हाल ही में पाक प्रधानमंत्री ने सियालकोट में सैन्य अड्डे का दौरा किया था। उन्होंने ये भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के आदमपुर एयरबेस जाने और जवानों के साथ बातचीत के बाद किया था। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया तो शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तानी सेना के जवानों को संबोधित किया। पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ षड्यंत्रों का जाल रचता रहा है, लेकिन ऐसी साजिशों के चक्रव्यूह से निकलने का तरीका भारत जानता है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन भारत का एक ऐसा दुश्मन है जो दुश्मनी को कूटनीति की चादर से ढके रहता है। लेकिन भारत पाकिस्तान तनातनी में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तमाम सैन्य उपकरण और खुफिया जानकारी मुहैया कराई, और अब चीन भारत के दोस्तों को भी भारत के खिलाफ बरगलाने की कोशिश कर रहा है। चीन पाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता करवाना चाह रहा है ताकि अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को सीमित कर सके और सीपैक प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक वो बढ़ा सके। बीजिंग, इस्लामाबाद और काबुल के बीच चल रही गुप्त बातचीत अब किसी से छिपी नहीं है। ये तस्वीर चीन की चालबाजियों की पूरी कहानी कह रही है। अब तक चीन का एक ही मकसद था
भारत चीन सीमा पर तनाव पैदा करना, अरुणाचल में घुसपैठ करना, डोकलाम में झड़प और लद्दाख में टकराव का माहौल बनाना। लेकिन चीन अब सिर्फ सीमा पर नहीं, भारत की विदेश नीति पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यह पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अब चीन का पिट्ठू बन चुका है। कारोबार से लेकर सियासत तक सब बीजिंग से तय होता है। चीन अब अफगानिस्तान तक सीपेक का विस्तार चाहता है। चीन की साजिशें हिंदुस्तान को घेरने की हैं। चीन बांग्लादेश में भी एयरफील्ड बना रहा है। पाकिस्तान की तरह मोहम्मद यूनुस भी उसके इशारे पर चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स भी हैं और टेंस भी रहे। बॉर्डर पर गलवान को लेकर हो, अक्सई चीन को लेकर हो, अरुणाचल प्रदेश को लेकर हो, उन सब बातों पर चाइना बहुत ताकतवर तरीके से लड़ाई लड़ता है। और पाकिस्तान में जिस तरह से उसने अपना कब्जा जमाया है, खासतौर से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है और पीओके के अंदर जो वो बनाया है पूरा का पूरा, जिसे हम भारत का हिस्सा मानते हैं, वो भी एक गंभीर सवाल है। दूसरी तरफ वो श्रीलंका में भी जा रहा है और श्रीलंका में तो उन्होंने अपना पोर्ट बना ही लिया। और ग्वादर पोर्ट पर जिस तरह से काम हुआ है पाकिस्तान में, वो भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। और भारत पाकिस्तान तनाव की आग में चीन हमेशा घी डालता रहता है और इस बार भी वही करने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, तब चीन ने पाकिस्तान को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सैटेलाइट, रडार और खुफिया जानकारी मुहैया कराई। कई अखबारों ने यहाँ तक दावा किया कि चीन के तकनीकी एक्सपर्ट्स संघर्ष के वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। चीन भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान को बचाने में भी जुट गया है। चीन ने भरोसा दिया है कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बन रहे मोहम्मद बांध का काम जल्द पूरा करेगा। इस डैम के बन जाने से पाकिस्तान को बिजली मिलेगी और पेशावर शहर में पानी की किल्लत कम होगी। भारत के खिलाफ चीन की अगली चाल क्या है, जरा ये समझिए। चीन पाकिस्तान की J-35A की डिलीवरी में तेजी ला रहा है। J-35A चीन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। हालांकि ये वही विमान है जिसकी ऑपरेशन सिंदूर में खूब पिटाई हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। चीन अब अफगानिस्तान में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक खींचने की कोशिश हो रही है। तालिबान सरकार को चीन लगातार लुभाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक मदद के वादे कर रहा है। तेल गैस डील करने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग में तालिबान के नेताओं की कई बैठकें हो चुकी हैं और सिर्फ सीपेक ही नहीं, चीन अफगानिस्तान में तांबे की खान पर कब्जा करना चाहता है। चाइना की मंशा पूरे पाकिस्तान में अपने प्रभाव को, अपने जो प्रभुत्व को बढ़ाने की रहती है। और चाइना के द्वारा पाकिस्तान में CPEC के माध्यम से जो बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उसका भी लक्ष्य पाकिस्तान की जो टेरिटरी पर चाइना अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए, और चाइना जाहिर है कि पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर विकसित कर रहा है। ये चाइना की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चाइना एक उपनिवेशवादी राष्ट्र भी बन गया है। चाइना विस्तारवादी था, अवसरवादी था, लेकिन अब वो शी जिनपिंग के नेतृत्व में उपनिवेशवादी व्यवहार भी कर रहा है। और एक ऐसे समय में कि जब पाकिस्तान के ऊपर बड़े दबाव की स्थिति थी, ऐसे में उसे राहत देने के लिए चाइना ने उसके संदर्भ में एक मोहम्मद बांध को के कार्य को तेज करने का फैसला किया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा अवश्य है, लेकिन वास्तविक रूप से चाइना की मंशा पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर विकसित करने की है। चीन न केवल पाकिस्तान और तालिबान को भारत के खिलाफ उकसा रहा है, बल्कि वो भारत के पुराने दोस्तों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। ईरान से लेकर नेपाल, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका तक चीन की कूटनीति का मकसद है भारत को घेरना और उसके कूटनीतिक प्रभाव को खत्म करना। भारत के दुश्मनों की फहरिस्त में चीन का नाम दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन भारत भी अब चुप नहीं है। भारत क्वाड जैसे मंचों पर चीन को घेर रहा है। अमेरिका और जापान जैसे देशों से रक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है। ईरान, सेंट्रल एशिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी कैसे निभाई जाती है, कोई तुर्की से सीखा है, अजरबैजान से सीखे। भारत के साथ बड़े स्तर पर व्यापारिक रिश्ते होने के बावजूद इन देशों ने पाकिस्तान की मदद करने का फैसला किया। तुर्की ने तो पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन्स दिए, सैन्य सलाहकार दिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपने जंगी जहाज तक भेज दिए थे। लेकिन कोई कितनी भी साजिशें रच ले, भारत एक सशक्त देश है, हर चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है।
6 फरवरी 2023 तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल पर भयानक भूकंप आया, जिसमें 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 1 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। भारत ने मानवता के तहत तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारत ने 100 से ज्यादा सदस्यों वाली एनडीआरएफ की टीम भेजी थी। खोजी दस्ते, डॉग स्क्वाड सब भेजे ताकि पीड़ितों को तलाशा जा सके और उन तक सहायता पहुंचाई जाए। भारत ने फौरन सहायता के रूप में तुर्की को 7 करोड़ की राशि दी थी। तुर्की यूरोप और एशिया के बीच का एक पुल माना जाता है। नाटो का एकमात्र मुस्लिम देश है तुर्की। भारत से दोस्ती थी, लेकिन भारत पाक संघर्ष में तुर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का। कैसे, ये देखिए। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 350 से अधिक ड्रोन और सैन्य सलाहकार दिए। तुर्की ने पाकिस्तान के समर्थन में अपने जंगी जहाज भेजे। तुर्की ने पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में जानकारी दी। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, तो अजरबैजान ने इसकी निंदा की थी। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा था, पाकिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए हम निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पाकिस्तान का मसला आता है तो हमेशा पाकिस्तान के लिए टर्की हिंदुस्तान से ऊपर पाकिस्तान को रखता है। ये बड़ी बात है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी वो रिश्ता कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि उसे एक मजबूत रिलेशनशिप के तौर पर देखना चाहिए। जब भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट सामने आते हैं तो तुर्की भारत से ऊपर पाकिस्तान को रखता है। अजरबैजान ने भारत की मुखालफत तब की जब मौजूदा समय में भारत अजरबैजान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2023 में अजरबैजान ने भारत को 1.235 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि भारत ने अजरबैजान को 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। पहले तुर्की में और अजरबैजान में एक बात समझनी चाहिए कि एक तुर्की जो है, खासतौर से अर्दगन जो हैं, वो इस समय जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम जो आबादी है, उसके नेता बनना चाहते हैं, राजनीतिक भी और धार्मिक भी, स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल गुरु, एक रिलीजियस लीडर के तौर पर बनना चाहते हैं। इसलिए ये तमाम एक्सरसाइज हो रही है। वही एक्सरसाइज अजरबैजान भी उस तरह से कर रहा है। टर्की से हमारी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, उसको समझने की ज़रूरत है कि जब टर्की पाकिस्तान के साथ आता है तो वो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को इसलिए OIC में सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट कर रहा है, कश्मीर के मसले पर सपोर्ट कर रहा है। उसके जो आतंकवादी हैं मसूद अजहर और ये सब, उनको जब मसला आता है तब भी वो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का साथ देता है। तो क्या उस पर कोई काम हो रहा है? न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है टर्की, मिलिट्री एक्सरसाइज हो तो वो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद भी भारत उनके साथ लगातार एक रिलेशनशिप बनाए हुए है। ऐसे में जब तुर्की और अजरबैजान ने भारत की जगह पाकिस्तान को चुनना बेहतर समझा, तो भारत ने भी इन देशों के खिलाफ रणनीति अपनाई। भारत ने दिल्ली हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। भारत में तुर्की के उत्पादों और पर्यटन का बहिष्कार शुरू हो गया। भारतीय पर्यटक तुर्की की बुकिंग रद्द करा रहे हैं। टूरिस्ट कंपनियां भी नई बुकिंग नहीं ले रही हैं। भारत से तुर्की और अजरबैजान जाने वालों की संख्या में 42% की गिरावट आई है। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान के लिए वीजा आवेदन भी रद्द कर दिए हैं। उधर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी कुछ फैसले लिए हैं। भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद करेंगे। भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को इन देशों की कंपनियों या संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साझेदारी से रोका जाएगा। एक व्यापारी नहीं है, हम भारतीय भी हैं। आज भारत सरकार, मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है, उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर और हम उनकी कोई आइटम पे, हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। तुर्की और अजरबैजान ने जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन किया और वो इस बात को भूल गए कि जब वो मुसीबत में थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए एक दोस्त बन करके उनकी सहायता की थी, उनकी मदद की थी। लेकिन आज जब भारत का वक्त आया तो वो पाकिस्तान के साथ में जाकर के खड़े हो गए। कोई भी देश जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा, पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, भारत के कारोबारी कभी भी ऐसे देश
का ना तो समर्थन करेंगे और ना उसके साथ कारोबार करेंगे। यह बहुत स्पष्ट है और हमारे इस कदम से निश्चित रूप से तुर्की और अजरबैजान दोनों की अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर टूटेगी। इससे पहले भारत सरकार और अडानी ग्रुप तुर्की की कंपनियों के साथ करार रद्द कर चुके हैं। यानी मैसेज क्लियर है, भारत के दुश्मनों का साथ देने वालों के साथ अब कोई संबंध या कारोबार नहीं होगा। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की चीन के साथ दोस्ती, चीन के साथ नए सौदे, भारत के साथ ऑर्डर्स कैंसिल करना, मोहम्मद यूनुस का भारत को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि बांग्लादेश भूल चुका है कि उसका अस्तित्व भी भारत की वजह से है। और अगर वो इतिहास भूल चुका है तो भारत भी याद दिलाने के लिए तैयार है। दुश्मनों की लिस्ट में एक दुश्मन और जोड़ लीजिए। ये वो दुश्मन है जो अस्तित्व में ही ना आता अगर भारत उसकी मदद न करता। न एहसानों की कोई मायने हैं, न मदद की कोई अहमियत। मिलिए बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस ने जब से बांग्लादेश की कमान संभाली है, भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी जारी है। चीन की गोद में जाकर बैठे हैं और लगातार भारत के खिलाफ जुबान चला रहे हैं। न सिर्फ जुबान, बल्कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में नीतियां और रणनीतियां भी बन रही हैं। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। यूनुस इसी चिकन नेक से महज 100 किलोमीटर दूर लाल मोनेरहाट में एक एयरबेस बनाने में जुटे हैं। इस एयरबेस को विकसित करने में चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जाहिर है कि एक बहुत ही शॉर्ट साइटेड तरीके से एक छोटी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं, एक संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं। वो भारत के साथ अपने संबंधों को तनावग्रस्त करते जा रहे हैं। चाइना की यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के संदर्भ में जाहिर है कि आपत्तिजनक बयान दिए थे। भारत जैसी एक महाशक्ति के साथ, भारत जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र के साथ अगर वो अपने संबंधों को खराब करेंगे तो उसकी जो कीमत है वो बांग्लादेश को बड़े तौर पर चुकानी पड़ सकती है। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीन यात्रा में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर्स का उल्लेख किया था। उन्होंने चीन को खुला निमंत्रण दिया था कि वो बांग्लादेश में निवेश कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। सूत्रों के अनुसार ढाका के पाकिस्तान उच्चायोग में आईएसआई भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहा है। ऐसा मानना है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब आईएसआई भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद भड़काना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश के भारत विरोधी मंसूबों को देखते हुए भारत भी सतर्क है और एक्शन मोड में है। भारत ने देश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड्स और दूसरी चीजों के इंपोर्ट के लिए पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। यानी भारत ने बांग्लादेश के कई उत्पाद के लिए भारत के सभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश के करीब $700 मिलियन के सालाना निर्यात पर असर पड़ेगा। इनमें से लगभग 93% सामान जमीनी बंदरगाहों के जरिए भेजा जाता था। भारत को परेशानी की बात तो तभी हो गई जब वहाँ पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह से बदलाव हुआ और यूनुस वहाँ पर सरकार के मालिक बनकर बैठ गए। हालांकि अभी जिस तरह से वहाँ पर आर्मी चीफ ने कहा है और चुनाव होने की बात हुई है तो उससे कुछ बदलाव होगा। लेकिन जब बांग्लादेश भी
चाइना के साथ चला जाए तो हमारे लिए मुश्किल होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान और चीन दोनों साथ हैं, जिसे हम टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन कहते हैं कि हमारे एक फ्रंट पर चाइना है और दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान है, तो वो दो लड़ाई को हम हमेशा ध्यान रखते हैं। तो वो जो टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन है उसमें अगर बांग्लादेश भी मिल जाता है, अभी तक बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई देता था पाकिस्तान के खिलाफ भी, यदि वो भी चाइना के साथ आ जाता है तो और मुश्किल हमारे लिए हो सकता है। इसके जवाब में बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारतीय कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ $21 मिलियन की डील कैंसिल कर दी है। इस डील के तहत भारत बांग्लादेश को 800 टन वजनी मेगाबोट बना रहा था। ये डील शेख हसीना के समय में हुई थी। वैसे इस समय बांग्लादेश के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं। चर्चा इस बात की भी है कि यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। आवामी लीग और छात्र लीग पर प्रतिबंध लग चुका है। चुनाव की तारीख को लेकर यूनुस और सेना में भी ठनी हुई है। भारत की इस पूरे हालात पर नजर बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी, कौन भारत का दोस्त है, कौन दुश्मन, और कौन दोस्ती की आड़ में खामोशी से दुश्मनी कर रहा है। रूस पारंपरिक रूप से भारत का दोस्त रहा है। अलग अलग युद्ध में यह बात सामने आई। आज भी वो भारत के साथ खड़ा है। हालांकि अमेरिका का रुख कई मायनों में आश्चर्यजनक रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत न तो झुकता है न रुकता है। लेकिन इस ऑपरेशन ने सिर्फ सीमा पार के आतंकियों को ही बेनकाब नहीं किया, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय चालबाजी को भी उजागर कर दिया जहां दोस्ती के मुखौटे के पीछे दुश्मनी छिपी है। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दो टुकड़ों में बांट दिया। एक तरफ वो देश जो भारत के साथ हैं और दूसरी तरफ वो जो चुप्पी की चादर ओढ़कर भारत की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। रूस भारत का पारंपरिक मित्र है और हर स्तर पर हमारे साथ खड़ा है। चाहे बात संयुक्त राष्ट्र में समर्थन की हो या सामरिक सहयोग की, रूस ने फिर साबित कर दिया कि भरोसा और दोस्ती किसे कहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला रहा अमेरिका का रुख। अब तक पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करने वाला अमेरिका बदल चुका है। वाशिंगटन ने इस बार भारत का साफ समर्थन किया, साथ ही सख्त बयान देते हुए पाकिस्तान को चेताने का काम भी किया। अब अमेरिका भी भारत के राजनीतिक आत्मनिर्भरता को समझता है, इसलिए वो अपने हितों के तराजू में भारत और पाकिस्तान को बराबर तौलने की गलती फिर से नहीं दोहरा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि कौन है भारत का सच्चा दोस्त, कौन घोषित दुश्मन और कौन दोस्ती की आड़ में खामोशी से दुश्मनी कर रहा है। भारत अब जाग गया है और इस बार कूटनीतिक रिश्ते भी ट्रायल बाय फायर से